ये सोचने वाली बात है कि एक नक्शा जो किसी हाईटेक कंप्यूटर या कागज पर नहीं बल्कि सूती कपड़े के एक साधारण से टुकड़े पर बना है। और वही सूती कपड़े का टुकड़ा एक पूरे गांव की जमीन, वहां के विवादों और लोगों की किस्मत का फैसला करता है। बिल्कुल। या फिर ये कल्पना करना भी अजीब लगता है ना कि एक किसान के छोटे से खेत का हिसाब रखने के लिए 46 अलग-अलग कॉलम वाला एक विशाल डेटाबेस तैयार किया गया है। हाँ, और जरा तकनीकी विरोधाभास देखिए। सैटेलाइट और ड्रोन के इस युग में जमीन आज भी 99 इंच के एक बांस से मापी जा रही है। सुनने में ये सब किसी अलग ही दुनिया की बात लगती है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी अद्भुत विरोधाभास को गहराई से देखने वाले हैं। जी, आज हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार है उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन और ग्राम्य विकास गाइड। और ये कोई उबाऊ सरकारी नियमावली नहीं है। हाँ, ये सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस व्यवस्था की रीढ़ है। एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो करोड़ों लोगों के अधिकारों और उनकी जमीनी हकीकत को चलाता है। हम इसके इंजन रूम में झांकने वाले हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर प्रशासन सिर्फ वातानुकूलित दफ्तरों और उन नीली लाल बत्तियों का खेल लगता है। सही कहा, लेकिन असल खेल तो जमीन पर है। हाँ, तो आज हम राज्य के सबसे ऊंचे राजस्व न्यायालय से लेकर गांव की पगडंडियों तक का सफर तय करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सत्ता के एकदम शीर्ष से, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, जिसे आम बोलचाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहा जाता है। जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जहां तक मैंने स्रोत में पढ़ा है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, अंग्रेजों के जमाने की। जी हाँ, बहुत पुरानी। राजस्व परिषद पूरे राज्य में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं। 1831? जी, यानी लगभग 2 सदी पुरानी व्यवस्था। बिल्कुल, अंग्रेजों के समय से ही जमीन से लगान या टैक्स वसूलना प्रशासन का सबसे अहम काम रहा है ना, इसीलिए ये परिषद हमेशा से इतनी ताकतवर रही है। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 या 48 के आसपास इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, है ना? कार्यों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एकदम सही। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ये महसूस किया गया कि देखिए, जो संस्था जमीन का रिकॉर्ड रख रही है और कर वसूल रही है, वही संस्था विवादों पर निष्पक्ष फैसला कैसे सुना सकती है? एक ही इंसान टैक्स भी मांगे और जज भी बन जाए, ये तो गलत है। हाँ, इसलिए इसके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अगर मैं इसे आज के दौर की किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की तरह देखूं, तो लखनऊ का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, वो कंपनी का बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस, ये तुलना दिलचस्प है। कैसे? वो सारे ऑपरेशन संभालता है, जैसे जमीन का रिकॉर्ड रखना, डेटा मेंटेन करना, कर की वसूली करना और नई जमीन का अर्जन करना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्रयागराज का जो न्यायिक मुख्यालय है, वो उस कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ विवादों को सुलझाना, अपील सुनना और निगरानी करना है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो आपकी ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है ना? जी, ये शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे प्रशासन और न्याय दोनों निष्पक्ष रह पाते हैं। इस परिषद की संरचना में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत के एक आंकड़े पर बहुत हैरानी हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2651 राजस्व न्यायालय हैं। जी, संख्या बहुत बड़ी है। क्या सच में 2600 से ज्यादा कोर्ट सिर्फ जमीन के मामलों के लिए? ये तो किसी भी आम इंसान या किसान के लिए एक डरावना सपना है। एक साधारण आदमी इस भूल भलैया को पार कैसे चढ़ता होगा? ये संख्या चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के विशाल आकार और जमीन से जुड़े विवादों की जटिलता को दर्शाती है। जमीन के मामले तो उलझे हुए होते हैं। बिल्कुल। जमीन यहाँ सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व का प्रतीक है। मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है और इसी बोझ को संभालने के लिए एक बहुत स्पष्ट पदानुक्रम या कहें एक सीढ़ी बनाई गई है। यानी वो चेन जो राज्य की राजधानी को सीधे गांव के खेत से जोड़ती है। हाँ, इस सीढ़ी में सबसे ऊपर जिले का जिलाधिकारी यानी डीएम होता है। उसके नीचे अपर जिलाधिकारी, फिर उप जिलाधिकारी या एसडीएम, और एसडीएम के नीचे तहसीलदार आते हैं। सही कहा, तहसीलदार। फिर सीढ़ी का सबसे निचला न्यायालय चलाने वाला नायब तहसीलदार। अच्छा, सबसे निचला कोर्ट नायब तहसीलदार का होता है? जी, इनके नीचे राजस्व निरीक्षक आते हैं, जिन्हें हम कानूनगो कहते हैं,
और अंत में सबसे जमीनी स्तर पर होता है लेखपाल। तो ये हुई उन अधिकारियों की बात जो सबसे ऊपर बैठे हैं या जो गांव में घूम रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी हवा में तो काम करते नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, उनके पास अपने उपकरण होते हैं। हाँ, और इनके मुख्य हथियार बंदूकें या डंडे नहीं बल्कि कागजात हैं। तो आइए अब उन दस्तावेजों की तरफ बढ़ते हैं जो इस व्यवस्था की असली ताकत है। सबसे पहला नाम जो बार बार आता है वो है खसरा। राजस्व दस्तावेजों की दुनिया में खसरा सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कृषि दस्तावेज है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी गांव की जमीन और उस पर बोई गई फसल का पूरा विवरण है। और यहाँ पर ये बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि पारंपरिक रूप से जो खसरा बनता था उसमें 21 या 22 कॉलम होते थे। जी, पहले हाथ से भरे जाते थे। लेकिन अब जो आधुनिक कंप्यूटराइज खसरा बनता है उसमें 46 कॉलम होते हैं। मैं सोच रही थी, एक छोटे से खेत के लिए 46 अलग अलग तरह की जानकारियों की क्या जरूरत है? क्या सच में इतना जटिल डेटा चाहिए? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये 46 कॉलम का कंप्यूटरीकृत खसरा अब सिर्फ जमीन नापने का कोई पुराना पर्चा नहीं रह गया है। तो फिर ये क्या बन गया है? यह आधुनिक कृषि का एक बेहद उन्नत डेटाबेस बन चुका है। मतलब आज अगर सरकार को फसल बीमा का पैसा देना है, सूखा पड़ने पर राहत पहुंचानी है या खाद पर सब्सिडी देनी है तो उसे एकदम सटीक जानकारी चाहिए। अच्छा, जैसे खेत में कौन सी फसल बोई गई है? बिल्कुल, फसल कौन सी है, सिंचाई का साधन क्या है, मिट्टी किस प्रकार की है, क्या वहां कोई पेड़ लगा है, ये सब उन 40 कॉलम में दर्ज होता है। इसीलिए खसरे को हर साल नवीनीकृत किया जाता है। ओह वाव, हर साल अपडेट होता है ताकि डेटा रियल टाइम रहे। ये तो सच में बिग डेटा का एक जमीनी रूप है। एकदम सही कहा आपने। खसरे के बाद एक और भारी भरकम शब्द आता है, खतौनी। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। खसरा जहां जमीन की भौतिक स्थिति और फसल का ब्यौरा है, वहीं खतौनी उस जमीन के मालिकाना हक का मुख्य दस्तावेज है। मतलब जमीन किसकी है ये खतौनी बताएगी। जी, इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इसमें 13 कॉलम होते हैं और इसे हर 6 साल में नवीनीकृत किया जाता है। खतौनी ही ये तय करती है कि जमीन का असली कानूनी मालिक कौन है। और इसी मालिकाना हक के बदलने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं ना? जी हाँ। जैसे अगर किसी किसान ने जमीन बेची या किसी की मृत्यु के बाद जमीन उसके बच्चों के नाम आई तो सरकारी रजिस्टर में पुराना नाम खारिज करना और नया नाम दाखिल करना। बिल्कुल सही। और इन सभी लिखित दस्तावेजों के साथ एक चीज और जुड़ी है जो बहुत ही विजुअल है, सजरा। हाँ, वही सूती कपड़े वाला नक्शा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। सजरा गांव का वो नक्शा है जो अमूमन कपड़े पर, जिसे लट्ठा भी कहते हैं, उस पर बना होता है। ये हमेशा लेखपाल के बस्ते में रहता है। और इसमें गांव का पूरा लेआउट होता है। हाँ, इसमें गांव के हर खेत का आकार और उसकी सीमाएं खींची होती हैं। जब भी कोई जमीनी विवाद होता है तो लेखपाल इसी सजरे को जमीन पर रखकर मापन करता है। ये सच में तकनीक और परंपरा का एक अजीब लेकिन खूबसूरत संगम है। एक तरफ लेखपाल के हाथ में पुरानी सदी का कपड़े का नक्शा है और दूसरी तरफ वो 46 कॉलम वाला डिजिटल डेटाबेस अपडेट कर रहा है। प्रशासन ऐसे ही चलता है। इसके अलावा 1992 में शुरू की गई किसान बही भी है। ये किसान बही बैंक की पासबुक की तरह होती है ना? जी बिल्कुल, ताकि किसान अपनी जमीन का हिसाब खुद अपनी जेब में रख सके, उसे बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। बहुत खूब। दस्तावेजों के अलावा एक और प्रक्रिया है जिसका स्रोत में जिक्र है, जिसने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बहुत बदला है, और वो है चकबंदी। चकबंदी मतलब बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना। इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक किसान का 1 बीघा खेत गांव की पूर्वी सीमा पर है, आधा बीघा जमीन पश्चिमी किनारे पर है और कुछ हिस्सा कहीं नदी के पास है। बिल्कुल। ऐसे में वो न तो ठीक से ट्रैक्टर चला सकता है और न ही एक जगह ट्यूबवेल लगा सकता है। चकबंदी इसी अक्षमता को दूर करती है। सही कहा। और स्रोत के अनुसार यूपी में ये 1954 में शुरू हुई थी। हाँ, मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से, और 1958 तक पूरे प्रदेश में लागू हो गई। चकबंदी से खेती का तरीका ही बदल गया। लेकिन जब हम जमीन को इकट्ठा करने या मापने की बात करते हैं तो हमें मापन इकाइयां भी तो समझनी होंगी। और ये इकाइयां सच में सिर चकरा देने वाली होती हैं। जैसे एक पक्का भीगा। जी, अगर इसे हम स्टैंडर्ड भाषा में समझें तो ये 20 बिस्वा के बराबर होता है।
या फिर 3025 वर्ग गज। और अगर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो वहां हेक्टेयर और एकड़ चलता है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। और 1 हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर एक बहुत ही मानक इकाई है। उसमें पूरे 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये 2.47 एकड़ या लगभग 3.95 पक्का बीघा के बराबर बैठता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ है जमीन मापने का वो उपकरण जिसे गट्ठा या लट्ठा कहते हैं। स्रोत बताता है कि ये 99 इंच या 8 फीट 3 इंच का एक बास होता है। जी बिल्कुल। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, जीपीएस से चलने वाले ड्रोन हैं, लेकिन ज़मीनी विवाद आज भी 99 इंच के एक बास के डंडे से सुलझाए जा रहे हैं। ये व्यावहारिक प्रशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जीपीएस हर जगह काम नहीं कर सकता और हर किसान उसे समझ नहीं सकता। तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, लेकिन 99 इंच का वो लट्ठा किसान की अपनी भाषा है, वो उसे आसानी से समझता है। सही बात है। अब तक हमने दस्तावेजों, अधिकारियों और जमीन को मापने के तरीकों पर बात की, लेकिन ये 46 कॉलम वाले डिजिटल खसरे और 99 इंच के लट्ठे से मापी गई जमीनें तब तक बेजान हैं जब तक इन्हें जमीनी स्तर पर चलाने वाली कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो। और यहीं से सत्ता लखनऊ के सचिवालय से निकलकर गांव की चौपाल तक पहुंचती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था। जी, संविधान के निर्माताओं ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। और बाद में इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला। बिल्कुल। भाग 9 और 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय शामिल हैं, वे पंचायतों को उनके अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रदान करते हैं। इस पूरी व्यवस्था को आकार देने में अलग-अलग समितियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्रोत के अनुसार 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की वकालत की थी। हाँ, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आई, जिसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की। और फिर 1986 में LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की। ये सभी समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन सब में मुझे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि दोनों एक ही चीज है। दोनों में बहुत बड़ा तकनीकी और व्यावहारिक अंतर है। मैं इसे एक बहुत ही आसान उपमा से समझाती हूँ। मान लीजिए कि पूरा गांव एक कॉर्पोरेट कंपनी है। ठीक है। तो जो ग्राम सभा है, जिसमें गांव के सभी 18 साल से ऊपर के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, वे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, शेयर होल्डर्स। हाँ, और ग्राम पंचायत क्या है? वो इन शेयर धारकों द्वारा चुना गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य होते हैं। बिल्कुल, यानी फैसले बोर्ड लेगा, लेकिन उसे जवाब उन शेयर होल्डर्स को यानी ग्राम सभा को देना होगा। ये बहुत ही सटीक और शानदार उपमा है। बलवंत राय मेहता समिति ने सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की जो नींव रखी थी, उसका असली उद्देश्य यही था, सत्ता लोगों के हाथ में देना। जी, प्रशासन का यह मानना था कि दिल्ली या लखनऊ में बैठा कोई अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि किस गांव में कुआं खोदना चाहिए और कहां सड़क बननी चाहिए। ये फैसला उन शेयर होल्डर्स को ही लेना होगा। और इस व्यवस्था को असली ताकत मिली 1992 के 73वें संविधान संशोधन से, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हालांकि यूपी में तो पंचायत राज अधिनियम 1947 में ही पारित हो गया था, है ना? जी, यूपी इस मामले में काफी आगे था। ठीक है। अब पंचायतें बन गईं, शेयर धारकों ने अपना बोर्ड चुन लिया, लेकिन बिना पैसे, बिना काम और बिना योजनाओं के ये पंचायतें क्या करेंगी? उन्हें फंड और विकास योजनाएं चाहिए। और यहीं प्रवेश होता है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का। भारत में इन योजनाओं का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। स्रोत में एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र है। हाँ, स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में ही इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अल्बर्ट मायर नाम के एक अमेरिकी योजनाकार ने इसे शुरू किया था। और शायद इसी की सफलता ने 1952 के विशाल सामुदायिक विकास कार्यक्रम का रास्ता तैयार किया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो रोजगार और आजीविका के मामले में सबसे बड़ा नाम क्या है? मनरेगा। जी, मनरेगा। 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ था और 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसका नाम सिर्फ नरेगा था ना? हाँ, फिर 2009 में इसे महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया।
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम 1948 के उस इटावा प्रोजेक्ट से लेकर आज के मनरेगा तक के सफर को देखें तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव नजर आता है। वो कैसे? मतलब पहले योजनाएं सरकार की तरफ से एक मदद या खैरात की तरह होती थीं, लेकिन मनरेगा ने इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, इसमें हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। बिल्कुल, ये भारत की विकास रणनीति में एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव है। हम कल्याण से अधिकार की ओर बढ़ गए। रोजगार के लिए कुछ और भी योजनाएं स्रोत में बताई गई हैं। जी, जैसे 1999 की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बनी, और 2014 की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना भी है। हाँ, जो ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देती है ताकि वे बाजार में नौकरी पा सकें। बुनियादी ढांचे की बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को आई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने तो जैसे गांवों की तस्वीरें बदल दी। पक्की सड़कों ने गांवों को शहरों के बाजारों से जोड़ दिया। और फिर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आई, जिसने पुरानी इंदिरा आवास योजना की जगह ली और पक्के मकानों का सपना सच किया। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मिट्टी और मौसम पर निर्भर है, वहां कृषि योजनाएं ही असली धड़कन है। सही कहा। 2019 में यूपी के गोरखपुर से ही पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी ना जी, जिसमें हर साल 6,000 रुपए सीधे किसानों के खाते में जाते हैं। यहाँ मुझे 2016 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करना बहुत जरूरी लगता है। स्रोत में इसके प्रीमियम के बहुत सटीक आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, वो आंकड़े बहुत अहम है। हुआ है बिल्कुल गहरा था। पहले क्या होता था, किसान की फसल बाढ़ या सूखे में बर्बाद हो जाती थी और वो सरकारी बागों के चक्कर काटता रहता था कि शायद कुछ मुआवजा मिल जाए। बहुत दयनीय स्थिति थी। लेकिन ये योजना उस पूरी व्यवस्था को कार इंश्योरेंस जैसे मॉडल पर ले आई। किसान एक बहुत छोटा सा प्रीमियम भरता है और फिर फसल खराब होने पर मुआवजा उसका कानूनी हक बन जाता है, कोई सरकारी मेहरबानी नहीं। ये सच में एक बड़ा बदलाव है। इसी तरह 2015 की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और 1998 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर आया किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी, जिसने किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर बैंकों से सीधा और सस्ता कर्ज दिलवाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या हम आशा कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। गांवों में जो आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती हैं, वे इसी मिशन की देन है। और हाल ही में 2019 में शुरू हुआ जल जीवन मिशन भी है, जिसका लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाना है। राष्ट्रीय स्तर की इन विशाल योजनाओं को समझने के बाद मुझे लगता है अब हमें इस पूरी व्यवस्था को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सांचे में ढाल कर देखना चाहिए। तो चलिए अपनी चर्चा को वापस यूपी की जमीन पर लाते हैं। 1950 का दशक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उथल-पुथल और बदलाव वाला था। हाँ, स्रोत के अनुसार 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ और 1 जुलाई 1952 से यह लागू हो गया। इसने सदियों पुरानी उस जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसने किसानों को उनके ही खेतों में गुलाम बना रखा था। और उसी दौर में एक दूसरी क्रांति भी चल रही थी, भूदान आंदोलन। 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने इसे तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया था। ये एक बहुत ही अनोखा प्रयोग था। बिल्कुल, एक तरफ सरकार कानून के डंडे से जमींदारी तोड़ रही थी और दूसरी तरफ विनोबा भावे गांव-गांव पैदल चलकर बड़े जमींदारों के दिलों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे स्वेच्छा से अपनी जमीन भूमिहीनों को दान कर दें। हाँ, उत्तर प्रदेश में इसका बहुत गहरा असर देखने को मिला था। कानूनी और सामाजिक क्रांति का ये एक साथ चलना इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। अब अगर उत्तर प्रदेश के भूगोल की बात करें तो ये इतना विशाल राज्य है कि यहाँ हर 100 किलोमीटर पर मिट्टी और मौसम बदल जाता है। तो प्रशासन इस विविधता को कैसे संभालता है? इसी विविधता को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करने के लिए पूरे यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। 9 अलग-अलग जोन्स, मतलब एक ही राज्य में इतनी विविधता। जी, और ये वैज्ञानिक वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। आप खुद सोचिए, बुंदेलखंड की सूखी और पथरीली जमीन पर आप वे नीतियां नहीं थोप सकते जो तराई या पूर्वांचल की उपजाऊ और नमी वाली जमीन के लिए बनी है। हाँ, हम क्षेत्र के लिए वहां की मिट्टी और बारिश के हिसाब से अलग फसल और योजना तय करनी पड़ती होगी। बिल्कुल,
इसके अलावा कुछ बहुत ही अनूठी योजनाएं भी यूपी में रही हैं, जैसे 2014 में शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना, जहां सांसदों को एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श बनाना था। और 2000 में आई अन्नपूर्णा योजना। हाँ, जो विशेष रूप से उन निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। उन्हें हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। ये पूरा सफर 1952 के उस ऐतिहासिक जमींदारी उन्मूलन से लेकर आज पूरे राज्य के मौसम और मिट्टी को 9 वैज्ञानिक जोन्स में बांटने तक बहुत कुछ कहता है। हमने सच में कितना लंबा और जटिल रास्ता पार किया है। ये सफर हमें ये सिखाता है कि प्रशासन कोई निर्जीव पत्थर की मूरत नहीं है। ये एक जीवंत और सांस लेती हुई प्रक्रिया है जो समाज की नई चुनौतियों के साथ लगातार खुद को बदलती रहती है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? जिलाधिकारी के उस वातानुकूलित दफ्तर से शुरू होकर ब्लॉक के अधिकारियों से गुजरती हुई गांव में पंचायत के फैसलों और लेखपाल के बस्ते में रखे उस पुराने सूती कपड़े के नक्शे तक जो सजरा है। हाँ, ये जो पूरी चेन है, ये सिर्फ एक नीरस नौकरशाही नहीं है। ये एक बेहद जटिल, विशाल, लेकिन हमारे समाज को बांधे रखने वाला एक अत्यंत आवश्यक तंत्र है। बिल्कुल। यही वो अदृश्य धागा है जो करोड़ों लोगों के जीवन, उनके हक और उनकी जमीन को सुरक्षित रखता है। सही बात है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और विचारणीय चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। वो कैसे? आज हमने देखा कि कैसे 1831 में बनी एक राजस्व प्रणाली समय के साथ विकसित होकर आज 46 कॉलम वाले डिजिटल खसरे तक पहुंच गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो चुनौती सामने है वो 19वीं सदी की नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के इन 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, अचानक बेमौसम बारिश होगी, हाँ, सर्दियां छोटी हो जाएंगी और भयानक सूखा पड़ेगा, तो क्या हमारी ये प्रशासनिक व्यवस्था, जिसकी जड़ें आज भी कई मायनों में पुरानी सदी में हैं, 21वीं सदी के इन अभूतपूर्व पर्यावरण और तकनीकी संकटों का सामना कर पाएगी? क्या हमारे दस्तावेज और नियम तेजी से बदलते इस जलवायु से कदम मिला पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। खुद को उतनी ही तेजी से बदलना होगा। ये सच में एक बहुत गहरा और झकझोर देने वाला प्रश्न है। कागज और कंप्यूटर के डेटा तो हम बदल लेंगे, लेकिन क्या जमीन पर नीतियां उतनी तेजी से ढल पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने और विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। प्रशासन के इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प भूल भुलैया को सुलझाने का हमारा ये सफर यहीं तक था। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।